जय हिंद। हम लोग देखने वाले हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। ठीक है, इस तरह से समझते हैं, ध्यान से समझते हैं। ये भारत हो गया, इस तरह से भारत हो गया। ठीक है, अब भारत का जो ये एरिया था, ठीक है, ये एरिया में कौन सा राजवंश शासन करता था? तो पल्लव राजवंश शासन करता था, पल्लव राजवंश। ठीक है, और यहाँ पड़ता क्या, कौन सा राष्ट्र था? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु वाला एरिया में पल्लव राजवंश शासन करता था। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग पढ़ने वाले चालुक्य वंश के बारे में। चालुक्य वंश में हम लोग जो है 3 कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया था। 3 कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया था। किस तरह से? कल्याणी के चालुक्य वंश, वातापी के चालुक्य वंश, बैगी के चालुक्य वंश। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और महाराष्ट्र वाला जो एरिया था, महाराष्ट्र वाला एरिया में कौन सा राजवंश शासन करता था? तो राष्ट्रकूट राजवंश जो था वहाँ पे वो शासन करता था। और राष्ट्रकूट वंश का अगर संस्थापक बोलेगा आपसे तो क्या बोलेंगे? तो दंतीदुर्ग। और ये कर्नाटक वाला एरिया में कौन सा राजवंश शासन करता था? तो चालुक्य कल्याणी जो है थे वहाँ पे शासन करता था। ठीक है, कर्नाटक के बीजापुर वाले एरिया में बतापी चालुक्य बतापी के वंश शासन करते थे। इस तरह से कैटेगरी वाइज दिया गया है ना, इस तरह से। ठीक है, और अब देखने वाले हैं हम लोग प्रमुख वंश एवं राजधानी के बारे में जानेंगे। पल्लव वंश का अगर संस्थापक बोलेगा आपसे तो क्या बोलेंगे? सी विष्णु। पल्लव वंश का संस्थापक बोलेगा तो सी विष्णु। और राजधानी बोलेगा तो पल्लव वंश का कांचीपुरम। राजधानी बोलेगा तो कांचीपुरम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और कांचीपुरम पड़ता कहाँ पे है? तो तमिलनाडु वाले एरिया में पड़ता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं हम लोग राष्ट्रकूट के बारे में। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक बोलेगा आपसे तो दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग। और राष्ट्रकूट की अगर राजधानी बोल दिया आपसे तो क्या बोलेंगे? मान्यखेत। क्या बोलेंगे? मान्यखेत। और मान्यखेत पड़ता कहाँ था? तो महाराष्ट्र वाले एरिया में पड़ता था। ठीक है, MH। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। चालुक्य, ठीक है, चालुक्य के हम लोग संस्थापक के बारे में जानेंगे। ठीक है, कल्याणी के अगर चालुक्य के संस्थापक बोलेगा तो क्या बोलेंगे? तैलव द्वितीय। कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक तैलव द्वितीय। और चालुक्य के बतापी के अगर संस्थापक बोलेगा आपसे तो क्या बोलेंगे? जयसी। क्या बोलेंगे? जयसी। बतापी के जयसी। कल्याणी, चालुक्य के कल्याणी के बोलेगा तो तैलव द्वितीय। और चालुक्य बैगी के अगर बोलेगा तो क्या बोलेंगे? विष्णुवर्धन। क्या बोलेंगे? विष्णुवर्धन। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से। अब देखते हैं हम लोग चोल वंश। ठीक है, चोल वंश का अगर आपसे पूछेगा राजधानी तो क्या बोलेंगे? विजयालय। चोल वंश की राजधानी विजयालय। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। होयसल वंश की राजधानी द्वारसमुंद। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं पल्लव राजवंश के बारे में। पल्लव राजवंश वही पल्लव राजवंश जो यहाँ पे तमिलनाडु वाला एरिया में शासन करता था। ठीक है, तो अब जो कॉन्सेंट्रेट करना है आप लोग को, ये पल्लव राजवंश के बारे में कॉन्सेंट्रेट करना है। ये सब तो इंट्रोडक्शन था, मेन मुद्दा पे अब आते हैं। समझते हैं ध्यान से। पल्लव वंश के संस्थापक बोलेगा आपसे तो क्या बोलेंगे? सी विष्णु। पल्लव वंश के संस्थापक सी विष्णु। ओके, राजधानी बोलेगा तो कांचीपुरम। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम। और कांचीपुरम पड़ता कहाँ पे है? कांचीपुरम कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु वाले एरिया में। ठीक है, और पल्लव वंश के जो संस्थापक थे सी विष्णु के दरबार में एक कवि रहा करते थे। ठीक है, सी विष्णु के दरबार में कौन रहा करते थे? कवि रहा करते थे। और उस कवि का क्या नाम था? तो भरावी। किसके दरबार में रहा करते थे? सी विष्णु के दरबार में रहा करते थे। और भैरावी का एक पुस्तक है जिसका क्या नाम है? कृताजूनियम। किसके द्वारा लिखा गया था? तो भरावी के द्वारा लिखा गया था। और भरावी जो था यह सी विष्णु के दरबार में रहा करते थे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पल्लव वंश का दूसरा जो शासक बनता है वो बनता है महेंद्र वर्मन। कौन बनता है? महेंद्र वर्मन प्रथम बनता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। महेंद्र वर्मन जो उपाधि धारण करता है वो कौन सी उपाधि धारण करता है? तो महेंद्र वर्मन का अगर उपाधि बोलेगा आपसे तो मत विलास विचित्र गुणभर। ठीक है, मत विलास विचित्र गुणभर। इस किसका उपाधि था? तो यह था महेंद्र वर्मन का उपाधि। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। महेंद्र वर्मन का अगर आपसे पुस्तक पूछेगा आपसे कि महेंद्र वर्मन के द्वारा लिखा गया पुस्तक का क्या नाम था तो क्या बोलेंगे? तो पुस्तक का नाम था मत विलास प्रहसन। किसके द्वारा लिखा गया था? तो महेंद्र वर्मन के द्वारा लिखा गया था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। महेंद्र वर्मन जो थे वो प्रारंभ में जैन धर्म को मानते थे।
ठीक है। महेंद्र वर्मन जो थे प्रारंभ में जैन धर्म को मानते थे, लेकिन उसके बाद जो है बाद में शैव धर्म को अपना लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पल्लव वंश का तीसरा शासक बोलेगा आपसे तो क्या होगा, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम। और इसने क्या किया था, इसने जो है महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण कराया था। कौन, नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण कराया था। और यह मंदिर पड़ता कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में पड़ता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। महाबलीपुरम मंदिर को एकाश्म मंदिर भी बोला जाता है। इसका मतलब हो गया चट्टान को काट कर बनाया गया मंदिर जो था वो महाबलीपुरम था। और किसके द्वारा बनाया गया था, तो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा बनाया गया था। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके दरबार में एक चीनी यात्री आया था, ठीक है। कहने का अर्थ ये हो गया कि इसके दरबार में तो आया ही था, जिसका नाम था चीनी यात्री का क्या नाम था, हुएनसांग। हुएनसांग किसके दरबार में आया था, तो नरसिंह वर्मन प्रथम के दरबार में भी आया था। ठीक, आप बोलेंगे कि नहीं नरसिंह वर्मन नहीं होगा, हर्षवर्धन होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। हर्षवर्धन के दरबार में भी हुएनसांग आया था और नरसिंह वर्मन प्रथम के दरबार में भी हुएनसांग आया था। तो ये आप दोनों चीज़ याद रखिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो हुएनसांग जो आया था वो चीनी यात्री था और जिसे क्या बोला जाता है, यात्रियों का राजकुमार। किसे, हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी बोला जाता है। और इसने एक पुस्तक लिखा था प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। किसके द्वारा लिखा गया था, तो हुएनसांग के द्वारा लिखा गया था, जो कि नरसिंह वर्मन प्रथम के दरबार में भी आया था और हर्षवर्धन के दरबार में भी आया था। ठीक है, दोनों दरबार में आया था, याद रखिएगा। अब बोलेगा आपसे कि मध्यकालीन यात्रियों का अगर राजकुमार बोलेगा आपसे तो क्या बोलेंगे, तो मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार बोलेगा आपसे तब बोलिएगा मार्को पोलो, तब बोलिएगा मार्को पोलो। और ऐसे अगर बोलेगा यात्रियों का राजकुमार तब हुएनसांग बोलिएगा। ठीक है, मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार तो मार्को पोलो, और सिर्फ अगर डायरेक्ट अगर बोल दिया कि यात्रियों का राजकुमार किससे बोला जाता है तब हुएनसांग बोलिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम आगे देखते हैं। महाबलीपुरम कहाँ पड़ता था, तमिलनाडु में पड़ता था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसे रथ मंदिर भी कहा जाता है। किसे, महाबलीपुरम को रथ मंदिर भी कहा जाता है। और रथ मंदिर कितने थे, तो 7 को रथ मंदिर थे। और सबसे अगर छोटा मंदिर बोलेगा तो द्रौपदी का मंदिर, ठीक है, द्रौपदी का रथ मंदिर था। ठीक है, सबसे छोटा द्रौपदी का, सबसे बड़ा बोलेगा तो धर्मराज का, जिसे बोलते हैं युधिष्ठिर, धर्मराज का सबसे बड़ा था। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय क्या किया था, पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। जो पुलकेशिन द्वितीय था ये चालुक्य वंश का शासक था। ठीक है, जब नरसिंह वर्मन द्वितीय ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर दिया तो ये पराजित करने के दौरान जो है ये अपने आप को एक उपाधि दे दिया। ठीक है, ये तो उपाधि का नाम क्या था, तो बतापी कोंड की उपाधि जो धारण किया था, तो कौन किया था, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। और क्यों किया था, तो चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय को हरा के ये उपाधि धारण किया था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखने वाले हैं पल्लव वंश का क्रम है जो इस प्रकार है, समझते हैं। पल्लव वंश के संस्थापक बोलेगा तो श्री विष्णु, उसके बाद कौन बना, महेंद्र वर्मन प्रथम, उसके बाद कौन बना, नरसिंह वर्मन प्रथम, उसके बाद कौन बना, महेंद्र वर्मन द्वितीय, उसके बाद कौन बना, परमेश्वर वर्मन। ठीक है, छठा कौन बना, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय। और इसी के समय जो आया था वो कौन आया था, तो अरबों का आक्रमण हुआ था। बोलेगा आपसे कि अरबों का आक्रमण किसके समय हुआ था और पल्लव वंश के किस शासक के समय हुआ था अरबों का आक्रमण, तो क्या बोलेंगे, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय ही हुआ था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से। नरसिंह वर्मन के दरबार में कवि रहा करते थे। ठीक है, उस कवि का क्या नाम था, दंडी नाम का एक कवि रहा करता था। और वो दंडी ने क्या लिखा था, कौन सी पुस्तक लिखा था, तो 10 कुमार चरित जो लिखा था वो दंडी लिखा था। और दंडी किसके दरबार में आया था, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में आया था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, कौन से कैलाश मंदिर का, तो कांचीपुरम के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। किसने, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। किसे, कांची के कैलाश मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, और राज सिद्धेश्वर मंदिर का जब निर्माण हुआ तो ये जो हुआ था मंदिर का निर्माण, यह द्रविड़ शैली से निर्मित मंदिर का निर्माण हुआ था। और द्रविड़ शैली का जो प्रचलन हुआ वो यहीं से हुआ था। ठीक है, अब समझते हैं शैली के बारे में। तो शैली जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। उत्तर भारत में नागर शैली, ठीक है, उत्तर भारत में नागर शैली, हमारा जो राम मंदिर बना हुआ है वो नागर शैली से निर्मित मंदिर है। और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, और नागर शैली और द्रविड़ शैली को जब मिला देंगे तो बेसर शैली। तो शैली कितने प्रकार के, एक नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली, ये आप याद रखिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
ओके। अब सातवां जो शासक बना था वो बना था नरसिंहवर्मन, ठीक है। सातवां जो शासक था वो शासक का क्या नाम था, तो नंदीवर्मन, ठीक है। कौन था, नंदीवर्मन सातवां शासक था। इसने कांची के बैकुंठ मंदिर का निर्माण कराया था। कांची में बैकुंठ मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो नंदीवर्मन ने कराया था। बैकुंठ मंदिर का निर्माण कांची में नंदीवर्मन ने कराया था। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। पल्लव वंश का अगर अंतिम शासक बोलेगा आपसे तो क्या बोलेंगे, तो पल्लव वंश का जो अंतिम शासक हुआ वह हुआ अपराजित वर्मन। कौन हुआ, अपराजित वर्मन हुआ, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके देन, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।